नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा गणित पेपर के बारे में बताने वाली हूँ। इसकी पिछली वीडियो में हमने हिंदी पेपर देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका कक्षा 8वीं का जो हिंदी का पेपर है वो किस तरीके से आएगा और उसमें आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके आंसर कैसे बताना है। वहाँ पर हमने हिंदी पेपर को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम गणित के पेपर को देखने वाले हैं। गणित पेपर में आपको जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे उन सभी प्रश्नों के हल को भी मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर है। यहाँ पर आपका समय 2.5 घंटे का है और पूर्णांक जो है गणित के पेपर के वो भी 60 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे निर्देश दिए जाएंगे, जहाँ सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, संख्या 81 के वर्ग में इकाई अंक होगा। यहाँ पर आपको 81 दिया है, इसका आपसे पूछा है वर्ग का इकाई अंक, यानी कि जब आप 81 और 81 का गुणा करेंगे तो इसमें जो इकाई अंक है वो क्या आएगा, इस तरीके से आपको पूरा गुणा करके निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर रहेगा 1। 81 के वर्ग में इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। आपको ऑप्शन बी पे टिक कर देना है। अब प्रश्न नंबर 2 है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ पर आपसे पूछा है। एक चर वाला बच्चों वही होता है जिसमें घात नहीं होती। जिसमें घात नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, एक चर रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर आपको कौन सा समीकरण दिख रहा है, ऑप्शन ए में जो आपको समीकरण दिया गया है यहाँ पर एक चर रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक चर है। ऑप्शन ए पर आपको टिक कर देना है। अब प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है, 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यानी कि 9 की घात 2 है और माइनस करके 7 की घात 2 है। तो यहाँ पर 9 का 2 बार आपको गुणा करना है, उसी के साथ 7 का भी आपको 2 बार गुणा करना है। 9 का हम 2 बार गुणा करेंगे 81 मिलेगा, 7 का 2 बार करेंगे 49 मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, 81 में से 49 घटा देना है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 32। 32 कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी पर। यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक कर देंगे। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए पर टिक कर देना है, 0 0 पर। इसके बाद है नंबर 5, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता क्या होती है। जब एक पासे को फेंका जाएगा तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, यहाँ पर आपको लिख देना है 1/6। ऑप्शन जो ए है यह आपका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आपके जो है सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। ये सभी ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, आपसे एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। कुल 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद है रिक्त स्थान की हम यहाँ पर बात करें तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए। सभी रिक्त स्थान जो है आपसे एक एक नंबर में टोटल 5 पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान में यहाँ पर आपसे पूछा है पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। यहाँ पर आपको तत्समक बताना है। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या है, उत्तर में हम लिखेंगे 0 0 जो होता है वो पूर्णांकों के लिए एक तत्समक होता है। प्रश्न नंबर 7 है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र कहलाता है। केवल जो रेखाखंडों से बना होता है बंद वक्र इस प्रकार, वह क्या कहलाता है, उत्तर में हम लिखेंगे बहुभुज कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो बहुभुज होते हैं वो रेखाखंडों से बना एक वक्र होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ भी एक हमारा जो होता है क्या होता है, एक वक्र होता है इस तरीके से बना, आपने देखा होगा। तो ये कैसे रेखाखंडों से बना होता है। अब प्रश्न नंबर 8 है, जीएसटी माल और संक्षिप्त का रूप है। यहाँ पर आपको जीएसटी का संक्षिप्त रूप बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे सेवा कर संक्षिप्त रूप है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं कहलाती हैं। संख्याओं के रूप में एकत्रित जो सूचना होती है उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं होती हैं। वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आपने देखा होगा हमारा जो वर्ग होता है कुछ इस प्रकार होता है, जिसकी सभी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं।
अब इसके बाद हम प्रश्न उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 6 प्रश्न यहाँ पर आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। हर प्रश्न में आपको पीछे अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने प्रश्नों का हल भी निकाल रखा है। जिस प्रकार आपसे पूछा है समीकरण हल कीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5x - 3 = 3x - 5। यहाँ पर आपसे पूछा है 5x - 3 = 3x - 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x वाली राशियों को एक साथ रखेंगे। जैसे 5x का 5x है, यहाँ पर आप देखिए बराबर की इधर हमारे पास 3x प्लस का था, इधर हम लेकर आए तो माइनस का हो गया। इसी प्रकार हम बिना x वाली राशियों को बराबर के इधर रख लेंगे। कुल मिला के हमने एक साइड x वाली राशि रखी है और एक साइड बिना x की राशियाँ रखी है। यहाँ पर हमने 3 को इधर लेकर गए, माइनस का था यहाँ प्लस का हो गया। 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर भी 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, 2 माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है। 5 के साथ क्या है, माइनस है, और 3 के साथ क्या है, प्लस है। बड़ी संख्या किसकी है, 5 की है, इसलिए हमेशा निशान कौन सा रहेगा, फिर माइनस का रहेगा। जहाँ बड़ी संख्या होती है वही चिन्ह हमारे साथ चलता है। अब यहाँ पर हम 2 के साथ क्या करेंगे, 2 का जो गुणे में है बराबर को उधर लेकर जाएंगे, भाग में हो जाएगा, 2 का 2 में भाग देंगे, आंसर आपको 1 मिल जाएगा। कुल मिला के आपकी जो समीकरण है इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है। यहाँ प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछा है। एक ऐसे समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कैसा है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी समभुज की सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण हमें कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। सभी कितने होते हैं, 360 होते हैं, और प्रत्येक कोण हमें अभी कितना दिया गया है, बाह्य कोण एक 60 डिग्री दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, 60 में 360 का भाग लगा देंगे। यहाँ पर आप जो 60 का 360 में भाग लगाएंगे, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 6। अतः समभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रश्न का जो हल है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इसके पहले के पेपर की वीडियो चाहते हैं, हिंदी सब्जेक्ट पेपर की वीडियो, तो इसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप हिंदी पेपर को भी देख सकते हैं, जहाँ मैंने आपको पूरा पेपर बताया है और साथ में इसके उत्तर भी बताए हैं। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 13 में, तो आपसे पूछा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। यहाँ पर आपको एक सदस्य 12 दिया गया है। आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस त्रिक क्या है, 2m है, m² 1 होता है और m² + 1 होता है। ये आपकी क्या है, पाइथागोरस त्रिक। एक सदस्य आपको यहाँ पर 12 दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पाइथागोरस त्रिक मैंने लिखी हुई है, 2m m² - 1 m² + 1। यहाँ पर 2m बराबर हम 12 रख देंगे क्योंकि एक सदस्य हमें क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 2m बराबर 12। m यहाँ पर रखेंगे, 12 में 2 का भाग लगा देंगे, आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 6। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो गया, 6। अब m का मान हम किस में रख देंगे, m² - 1 में। तो देखिए m की जगह पर हमने 6 रखा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 36 में से 1 घटा देंगे 35 बचेगा। सेम इसी प्रकार m² + 1 में हम मान रखेंगे, 6 की घात 2 रखेंगे प्लस 1 लिखेंगे, 6 की घात 2 36 होती है और उसी में 1 जोड़ देंगे 37 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए तब पाइथागोरस त्रिक क्या हो गई हमारी, 12, 35 और 37। यहाँ पर आपको 37 लिख लेना है, 12, 35 और 37 यहाँ पर आपकी पाइथागोरस त्रिक हो गई हैं। ये आपकी क्या है, पाइथागोरस त्रिक। 12 आपको पहले से दी हुई थी, 2 हमने निकाली है, 35 और 37। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। 33 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको 33 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले 3 क्रमागत विषम संख्या हम क्या मान लेंगे, x है, x + 2 है और x + 4 है। ये आपको 3 विषम संख्या मान लेनी है। पहली x मानोगे, फिर x + 2 और x + 4। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सब में जोड़ लगा दिया। टोटल हमारे पास क्या होगा, 33, क्योंकि उन्होंने दिया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, योग कितना दिया है, 33 दिया है। इसलिए इन सभी संख्याओं को जोड़ के मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 33 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक से x को गिन लेंगे। देखो 1, 2, 3 कितने x हो गए, यहाँ पर 3x, यहाँ हमने 3x लिख दिए। 4 और 2 को जोड़ा 6 हो गए। इस समीकरण को अच्छे से समझना, हमने क्या करा है, x को
गिना 3x हो गए, 4 में 2 जोड़ दिया 6 हो गए। यहाँ पर हमारे पास 33 पहले से रखा हुआ है। अब इस 6 को हम बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ देखिए 6 के साथ प्लस है और बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 33 में से 6 घटाएंगे 27 बचेगा। फिर इसके बाद जो 3x हमारे पास बचा हुआ है, इस 3 को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके जाएंगे। बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो संख्या किस में जाएगी, भाग में जाएगी। अब 27 में आप 3 का भाग लगाइए, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 9। यानी कि x की वो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। अब हमने जो संख्याएं मानी थी उसमें मान रखेंगे। x का मान हमने क्या निकाला, 9 निकाला। इसी प्रकार x प्लस 2 दिया हुआ है तो x की जगह पर आपको क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। इसके बाद प्लस प्लस का प्लस और 2, 9 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 11। देखिए ये समीकरण मैंने यहाँ पर सोल्व कर रखा है। इसी प्रकार x प्लस 4 दिया है, x के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, फिर 4 करेंगे, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये समीकरण मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, 11, 13 और 9 सभी को जोड़ देंगे, सभी का योग क्या होगा हमारा, 33 होगा। यानी कि आपको जो सवाल है वो इस तरीके से सोल्व कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 15। संख्या 4.5 इंटू 10 की घात 4 को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 4.5 इंटू 10 की घात 4, 10 की घात 4 है, यानी कि 10 का आपको कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। 1 2 3 4, 10 का 4 बार गुणा करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। जब 10,000 का हम 4.5 में इस प्रकार से गुणा करेंगे तब हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 45,000। यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव है तो आपको भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देनी। ये आपका सामान्य रूप हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की घात 4 का। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है। बच्चों प्रश्नों को हल करते करते आपने अगर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है, यदि मानचित्र 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी को 18 किलोमीटर में निरूपित करता है तो उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा। बच्चों क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 18 दिया है। 1 किसके बराबर दिया है, 18 के बराबर। पूछा क्या है हमसे, 12 का पूछा है। पूछा यहाँ किसका है, 12 का। तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 18 कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने 12 इंटू 18 करा, कितना हो गया, 216। यानी कि मानचित्र में 12 सेंटीमीटर कितना होगा, 216 किलोमीटर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ प्रश्न जो है आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सभी प्रश्नों के अंक आपको पेपर में पीछे दिए जाएंगे। यदि 6 पेनों की कीमत 24 रुपये है तो 8 पेनों की कीमत कितनी होगी। बच्चों 6 पेनों की कीमत कितनी है, 24 है। पहले हम एक पेन की निकालेंगे तो 24 में किसका भाग लगा देंगे, 6 का। आंसर आपको क्या मिलेगा, 4। यानी कि एक पेन कितने रुपए की आ रही है, एक पेन 4 रुपये की आ रही है। अब आपको 8 पेनों का मूल्य निकालना है तो एक पेन का तो हमने निकाल लिया, 4 रुपये आ रहे। 8 पेन के लिए करेंगे, 8 में 4 का गुणा कर देना तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। अतः 8 पेनों की कीमत कितनी होगी आपकी, 32 रुपये होगी। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 18। यहाँ प्रश्न आपसे गुणनखंड के रूप में पूछा है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 के गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से गुणनखंड निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर 10p दिया है, 10 को हमने तोड़ दिया है। कैसे, -5 और -5, जब -5 जोड़ते हैं तो माइनस का 10 बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर हमने 10 को किस रूप में लिख दिया है, देखो -p और फिर से -p के रूप में हमने लिख दिया है। इस 10 को हमने इस तरीके से लिखा है। अब हम क्या करेंगे, p को कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है। यहाँ पर हमने p बाहर निकाल लिया। अब यहाँ p के स्थान पे 2 p थे तो एक ही p बचा और यहाँ पर p बाहर आ गई तो बचा क्या, 5। सेम ये कंडीशन हमने पीछे करी हुई है। तो यहाँ पर आपके जो गुणनखंड है वो क्या रहेंगे, p-5 और p-5 6। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 19। यहाँ प्रश्न भी आप देखिए 3 नंबर में आपसे पूछा है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। यदि रोहन के पास 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे हैं।
भाई उसने 50% खर्च कर दिए, अब 800 रुपये बचे। तो शुरुआत में उसके पास कितना धन था, शुरू में उसके पास कितना धन था, ये आपको बताना है। हम क्या मान लेंगे, मोहन के पास शुरू में 100 रुपये था, 100 धन था, तो 100 का उसने क्या करा, 50% खर्च कर दिए। यहाँ पर देखिए हमने लिखा उसने धन का 50% खर्च किया, तो धन का तब 100 गुणित 5 उसने क्या करा, उसके पास धन कितना था, 100 था, 100 में से उसने कितना खत्म कर दिया, 50। तो यहाँ पर आपको 50 गुणित लिख देना है और बराबर में क्या लिख देना है, 800 लिख देना है। अब यहाँ पर हम जो है 50 का प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ में x का 50% निकालेंगे, तो x गुणित 50/100 बराबर 800। यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 से 10 काट देना है। अब बचा कितना है, 1/5/10 बराबर 800। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आपको कितना बचा, 1/2 बराबर 800। तो 1/2 यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है डायरेक्ट काट के। यहाँ पर आप देखिए 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो 1/2 यहाँ आपका बचा और इधर 800। 2 यहाँ पर भाग में, उधर जाएगा गुणे में, 800 में 2 का गुणा करेंगे 1600। तो रोहन के पास शुरू में कितना धन था, 1600 रुपये था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 44 का वर्ग आपको निकालना है, लेकिन इसमें आपको गुणा नहीं करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर से निकालेंगे। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर हम 44 को तोड़ देंगे। 44 को किस प्रकार तोड़ेंगे भाई, 50 में से हम 6 घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 44। तो हमने 44 को किस तरीके से लिख दिया, 50 और 6 के रूप में लिख दिया, और इसकी घात हमने 2 कर दी। अब ये आपका a मान लीजिए और ये b मान लीजिए। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए a का स्क्वायर की 50 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस 2ab। तो 2 हमारे पास है, ये हमने 2 लिख दिया। और ab के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 50 और 6, इनके बीच में हमें क्या लगा देना है, गुणा, क्योंकि 2ab के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। इन तीनों के बीच में क्या है, गुणा है। अब यहाँ पर 50 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। 6 का करेंगे 36 हो जाएगा। 50 का 6 में गुणा करेंगे और 50 का 6 में आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 300। 300 का हम फिर 2 में गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा, 600। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इन तीनों का गुणा करके 600 लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2500 में से 600 घटा देना है, बचा 1900। 1900 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 1936, यानी कि 44 का वर्ग आपका क्या निकलेगा, 1936। तो यहाँ वर्ग आपको इस तरीके से ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर 21 है, किसी वर्ग का परिमाप 8a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप आपको दिया है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणित भुजा। यहाँ पर आपको कर देना है, परिमाप आपको दिया हुआ है 8a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 गुणित भुजा। यहाँ पर आपको कर देना है 4 आपके पास गुणा में, यहाँ भाग में आ जाएगा, तो भुजा क्या हो जाएगी आपकी, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आपकी भुजा हो जाएगी। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। भुजा हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको भुजा 2 बार लिख देनी है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 का 2 में करेंगे 4, a का a में करेंगे तो a की घात 4 हो जाएगी, और b का b में करेंगे तो b की घात 6। यहाँ पर आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 4, 4 a की घात 4, b की घात 4। यहाँ पर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल यहाँ पर आपका निकल गया। अब प्रश्न नंबर 22, आपको समीकरण हल करना और उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, 2 का पहले 2 में गुणा कर दीजिएगा, 2 का 2 में 4x हो जाएगा, 2 का 7 में 14 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का 3 में करेंगे 6x हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ 7/2 को हमने 3/5 के रूप में लिख दिया। जैसे आप 2 का भाग 7 में देंगे तो आंसर आपको यहाँ पर 3/5 मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को जोड़ देंगे, घटा देंगे, 5 में से 4x जाएगा, 1x 14, ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर 6x रहेगा, 3.5 में से आपको क्या घटा देना है, 2। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3.5 में से 2 को भी घटा रखा है, आंसर आपको 1.5 यहाँ पर मिलेगा। अब x वाली राशि को हमने एक साइड लिख दिया है, और जो बिना x की राशि है उन्हें हमने एक साइड लिख लिया हैगा। यहाँ पर हम घटाव जोड़ करेंगे तो आंसर आपको x की वैल्यू 2.5 मिलेगी, जिसे आप 5/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर
आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है वो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। देखिए, मूलधन P आपको 12 से दिया हुआ है, दर R 10% दी गई, समय आपको 2 वर्ष दिया हुआ है। मिश्रधन आपको निकालना, सूत्र आपको लगा देना P1+R/100 देखो P का मान आपको 1200 दिया हुआ है, 1200 हमने लिख दिया। एक की जगह एक, R दर आपको 10% दी गई है, 10 हमने यहाँ पर लिख दिया। N मतलब समय, समय आपको 2 दिया है, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर हम 10 को 100 से भाग में लगा देंगे तो 1/10 आपके पास बचेगा। इसके बाद 10 को जो है हम सॉल्व करेंगे तो 11/10 की घात 2 बचेगा। यहाँ पर हमने किसी की भी घात 2 होती है, उसका मतलब आपस में गुणा 2 बार होता है, तो यहाँ पर हमने 2 बार लिख दिया है। इसे काटने के बाद आपका आंसर कितना बचेगा? 15,246। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन माइनस, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? मिश्रधन। मिश्रधन माइनस मूलधन आपको यहाँ पर कर देना है। आंसर आपका हो जाएगा 2,646। अतः चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 2,646 है। कुल मिला के आपको सूत्र ध्यान रखना है, बिना सूत्र के ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 आपको दिया हुआ है। 5 को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना प्राप्त होने की परिणामों को लिखिए। 5 से बड़ी एक संख्या, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। एक पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है 6 परिणाम होते हैं। 5 से बड़ी संख्या केवल एक है। आप देखिए, 5 से बड़ी संख्या केवल आपको यहाँ पर एक ही दिख रही होगी, वो 6 है। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 1 2 3 4 ये क्या है? 5 से बड़ी संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 बता देनी है। सम संख्या कौन सी? 2 4 6, यहाँ पर हम सम संख्या 2 4 6 लिख देंगे। यह आपका 5 नंबर का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, सरल कीजिए। यहाँ पर आपको समीकरण सॉल्व करना है, जिसका आंसर यहाँ पर आपका 0 निकलेगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। देखो, x का पहले इस वाले x के साथ गुणा करना है, फिर इसका इसके साथ गुणा कर देना, तो ये आपका यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना रहेगा? YZ का XYZ में और फिर से YZ का YZ में। यहाँ पर इस प्रकार आपको गुणा चलता रहेगा, जिससे आपका यहाँ नीचे आंसर क्या होगा? 0 होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, 12 कुर्सियों का मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछा। देखिए, एक कुर्सी का मूल्य क्या मान लिया हमने? 1 मान लिया, तो 12 कुर्सी का क्रय मूल्य भी 12 हो जाएगा। अब वह कह रहा है कि 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 12 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। वही लाइन हमने यहाँ पर लिखी हुई है। आपको 12 में से 10 घटा देना है, 2 मिलेगा। लाभ प्रतिशत वाला सूत्र लगा के 20% लाभ निकाल लेना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको मैथ्स के किसी भी सवाल में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको नई वीडियो में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगी। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।